पुराने जमाने की बात है। महेंद्रगढ़ राज्य में राजा महेंद्र हुआ करता था। वह बहुत ही अकड़ू, घमंडी और बददिमाग था। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अपनी खिलाफत करने वाले को कड़ी से कड़ा दंड देता था और कुछ कुछ सनकी भी था। तो एक दिन उसे यह सनक समा गई कि जरा अपने परिवार के लोगों से भी तो यह जाना जाए कि बारे में क्या विचार रखते हैं। बाद में उसकी पत्नी थी त्रिलोचना। वह सबसे पहले अपनी पत्नी त्रिलोचना के पास गया और पूछा, प्रिय त्रिलोचना, हम वर्षों से तुम्हारे साथ रहते आ रहे हैं। तुमने जिस चीज को चाहा मैंने दिया। अब जरा बतलाओ तो सही, तुम्हें यह सारा सुख किसके भाग्य से उपलब्ध है। त्रिलोचना अपने पति की बात को सुनते हुए हंसते हुए बोली, आपके भाग्य से स्वामी, आप न होते तो क्या मैं यह सब भोग पाती। मेरे तो भाग्य भी आप ही हो और भगवान भी आप ही हो। राजा महेंद्र सिंह ने रानी को अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत हो। इसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को बारी बारी से बुलवाया और यही सवाल किया। राजा की 7 बेटियां थीं। 6 राजकुमारियों ने तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसा राजा चाहता था। लेकिन सबसे छोटी बेटी राजकुमारी फूलमती, वह राजा से कहने लगी, पिताजी, सबका भाग्य रखने वाला भगवान है। उसी ने मेरे भाग्य में यह सुख लिखा है और उसी के लिखे से मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया है और मुझे मेरे भाग्य से ये सारा सुख उपलब्ध है। फूलमती की इस जवाब से सनकी राजा एकदम से सनक गया। फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, लगता है कि तू मेरी बात ठीक से नहीं समझी। नहीं, मैं यह पूछ रहा हूँ कि मेरे घर, मेरे राजमहल में तू जो रोटी खाती है, किसके भाग्य से खाती है। कौन खिलाता है तुझे रोटी और पकवान। मेरा भाग्य लिखता है पिताजी, जिसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया है। इस दुनिया में सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। मैं भी अपने भाग्य की ही रोटी खाती हूँ। अब तो राजा महेंद्र सिंह का धैर्य जवाब दे गया। वह भड़क उठा और कड़क आवाज में बोला, क्या कहा। यह सारा सुख जो मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे तेरे अपने भाग्य से उपलब्ध है। मूर्ख कहीं की, तू मेरी अनुकंपा को अपना भाग्य बनाती है। निकल जा, अभी के अभी मेरे राजमहल से निकल जा। तेरी शक्ल भी अब नहीं देखना चाहता हूँ। फूलमती पिता के पैर पकड़कर रोने लगी। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं। मैं आपकी पुत्री हूँ। आप मेरे जन्मदाता हैं। इस दुनिया में मैं तो किसी और को जानती भी नहीं। आप मुझे धुतकार देंगे तो कहाँ जाऊंगी। इतने कठोर मत बनिए पिताजी। मुझे मेरे घर से मत निकालिए। खामोश, बिगड़ी लड़की, राजा महेंद्र सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, इस घर को अपना घर मत कहो, यह मेरा घर है। और उसने लात मारकर फूलमती को घर से बाहर ढकेल दिया और दासियों को आवाज दी कि उनके आने पर फूल कुमारी को घर से बाहर भगा दिया जाए और फूलमती के शरीर से राजसी वस्त्र आभूषण उतारकर उसे किसी दासी को दे दिया जाए और उसके लिए किसी दासी की गंदी मिचौली कपड़े पोशाक उसे पहना दिया जाए। दासियां फूलमती को एक भिखारी सी बनाकर सामने ले आईं। राजा के आदेश पर फूलमती के खूबसूरत चेहरे पर कालिक भी पोत दी गई। फिर राजा महेंद्र सिंह ने फूलमती से पूछा, अब भी सोच लो और हमें सही सही जवाब दो कि किसके भाग्य से तुम यह राजसी सुख भोग रही हो, किसके भाग्य से तू माल पकवान और रोटी खाती है। तब लड़की कहने लगी, पिताजी, आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोल भी दूं तो कि मुझे जो भी कुछ मिलता है आपके भाग्य से मिला है।
आपसे मिला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने से झूठ सच ही हो जाएगा। फूलमती की बातें सुनकर राजा महेंद्र प्रताप आग बबूला हो गया और दहाड़े मारकर बाहर खड़े पहरेदारों पर चिल्लाकर आवाजें देने लगा। तुरंत ही कई सैनिक दौड़े हुए आए और राजा का अभिवादन कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। महेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमारी फूलमती को जल्दी से जल्दी किसी तेज रफ्तार रथ द्वारा हमारे राज्य से मीलों दूर किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ाओ, जहाँ से यह कभी चाहकर भी वापस ना लौट सके। बहुत घमंड है इसे अपने भाग्य पर, तो आज से यह दूर राज्य के जंगल में भटक कर भूखी मरेगी तो इसे पता चलेगा कि किसके भाग्य का खाती है। फूल कुमारी रोती रही, मगर राजा महेंद्र सिंह नहीं पसीजा। राजा का आज्ञा टालने की हिम्मत किसी भी सैनिक में ना थी। सैनिक फूलमती को घसीटते हुए ले गए और उसे बहुत ही दूर किसी राज्य की सीमा से सटे हुए जंगल में छोड़कर वापस लौट आए। अपनी सनक में ऐठे सनकी राजा महेंद्र सिंह का जीवन फिर से पहले की ही तरह चलने लगा। लेकिन उधर राजकुमारी फूलमती के साथ क्या बीती। फूलमती भूखी प्यासी भटकती भटकती एक ऐसे विशाल मार्ग पर पहुंच गई जहां एक बेहद विशाल और शक्तिशाली राजा विजयगढ़ का नगर था। उस नगर का सेठ धर्म सिंह विदेशों में व्यापार करके अपने दल बल के साथ वापस विजयगढ़ लौट रहा था। धर्म सिंह बहुत ही प्रसन्न था कि आज 5 वर्षों के बाद वह अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्र से मिलेगा। अचानक धर्म सिंह के विशाल रथ के आगे आकर फूल कुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्म सिंह के सेवक उसे उठाकर धर्म सिंह के पास लाए तो उसके गंदे चेहरे के बावजूद उसके नाक नक्श को देखकर उछल पड़ा और बोला, यह तो बिल्कुल मेरी पुत्री जैसी, बिल्कुल फूल कुमारी जैसी लग रही है, लेकिन यह क्यों भटक रही है और ऐसे भिखारी के लिबास में कैसे है। धर्म सिंह फूल कुमारी को अपने साथ ले आया। लेकर विजयगढ़ में अपनी शानदार कोठी में पहुंचा तो उसकी पत्नी सावित्री उसके साथ एक युवा भिखारी को देखकर चौंक पड़ी। आप किस भिखारी को ले आए हैं? भिखारी, मुझे तो यह अपनी बेटी फूल कुमारी जैसी लग रही है। दरअसल उसकी बेटी का नाम भी फूल कुमारी ही था। उसे देखे हुए मुझे 5 वर्ष हो गया है, लेकिन वही नाक नक्श है, बिल्कुल वैसी ही लग रही है यह कन्या। धर्म सिंह बोला, मगर हमारी बेटी फूल कुमारी तो 5 वर्ष पहले आपके व्यापार के लिए विजयगढ़ के लिए प्रस्थान करने के बाद 5 दिनों के बाद एक जहरीले सांप के काटने से मर गई थी। सावित्री ने कहा, अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के समाचार से मैंने आपको वंचित रखा, क्योंकि आप तक खबर पहुंचती तो आप अपना कारोबार भी संभाल नहीं पाते और आपकी देख रेख कौन करता। उसकी मृत्यु की समाचार सुनकर सेठ धर्म सिंह दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन यह भी जबरदस्त संयोग और विधि का चमत्कार ही था कि उसकी पुत्री का नाम भी फूल कुमारी था और कुछ कुछ शक्ल भी राजकुमारी फूलमती से मिलता भी था। जैसा था सेठ धर्म सिंह की दासियां राजकुमारी फूल कुमारी को होश में लाई और सेठ व सेठानी के कहने पर उसे नहला धुलाकर अच्छे से वस्त्र पहनाकर उसके सामने ले आई। सावित्री के सामने लाई तो दोनों हक्के बक्के हो गए। तुम कौन हो बेटी? तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी फूल कुमारी जैसी ही लग रही हो। तब फूल कुमारी ने अपनी सारी अपबीती बतला दी तो सेठानी सावित्री सेठ धर्म सिंह से कहने लगी, सुनो जी, इसका नाम भी फूलमती है और बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी पुत्री जैसी ही लग रही है। क्यों ना इसे हम अपनी बेटी बना लें? मैं भी यही सोच रहा हूँ, भाग्यवान। और उसके बाद फूल कुमारी सेठ धर्म सिंह के घर
उनकी बेटी बनकर रहने लगी। कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब फूलमती से फूल कुमारी बनकर बड़ी होकर बड़ी ही खूबसूरत युवती बन गई थी। उन्हीं दिनों विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राजा विजय सिंह का निधन भी हो गया और राज्य का सिंहासन युवा और कंवारे युवराज विराट विक्रम सिंह ने संभाल लिया। विराट विक्रम सिंह बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के सभी राज्यों को आक्रमण करके जीत लिया और उन राज्यों के राजाओं और उनके परिवारों को कारागार में डाल दिया। फिर एक दिन विजयगढ़ की जनता को अपने दर्शन देने के लिए राजा विराट विक्रम ने विजयगढ़ की सड़कों पर अपनी रथ सेवा निकाली, जिससे सभी राज्यवासी उसके दर्शन कर सकें। जब विराट विक्रम की सवारी सेठ धर्म सिंह की कोठी के सामने से निकली तो उस समय फूलमती घर की छत से सड़क पर झांकते हुए अपने लंबे और खूबसूरत बालों को संवार रही थी। अचानक ही विराट विक्रम सिंह की दृष्टि ऊपर उठी तो उसने फूल कुमारी को देखा और देखकर उसके अनूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने अपने महामंत्री को फूल कुमारी से विवाह के लिए सेठ धर्म सिंह के यहाँ पर भेजा। सेठ धर्म सिंह और सावित्री के लिए इससे बड़ी ही खुशी क्या हो सकती थी कि स्वयं राजा विराट विक्रम उनकी बेटी से विवाह करना चाहते थे। शुभ मुहूर्त में बड़ी ही धूमधाम से फूल कुमारी और विराट विक्रम का विवाह हो गया और एक वर्ष के बाद फूल कुमारी एक बहुत ही सुंदर गुड्डे जैसे बेटे की माँ भी बन गई। तब विराट विक्रम ने फूल कुमारी से कहा, रानी जी, हम चाहते हैं कि सभी दास दासियों और कारागार में बंद कैदियों को राजकुमार के जन्म की मिठाई खुद अपने हाथों से बांटे और पुत्र के सुखद भविष्य के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब फूल कुमारी मिठाई बांटने के लिए कारागार में पहुंची तो वहां अपने माता पिता और बहनों को देखकर हर्षप्रद रह गई। राजा महेंद्र सिंह, रानी तिलोचमा, फूल कुमारी की बहनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह सबको पहचान गई। किंतु उसने अपने परिवार के सामने यह नहीं कहा कि वह वही फूल कुमारी है जिसे पिता ने दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसने अपने पति विराट विक्रम के निकट पहुंचकर फूल कुमारी ने उनसे कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि पुत्र जन्म की खुशी में आप सभी कैदियों को कारागार से आजाद कर दें। तुम्हारी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है। प्रिय रानी, राजा विराट विक्रम ने कहा, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। फूल कुमारी, संकोच मत कहो, कहो कहना क्या चाहती हो। आपके कारागार में कैद महेंद्रगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह और उनकी रानी त्रिलोचना मेरे वास्तविक माता पिता हैं। आप उन्हें व मेरी बहनों को आज़ाद करने के साथ साथ मेरे पिता को उनका राज्य लौटा दें। फूल कुमारी ने कहा और बताया कि किस तरह से उनके पिता ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और फिर भाग्य ने उसे माता पिता के तौर पर धर्म सिंह और सावित्री देवी को दिए थे और सेठ और सेठानी ने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सब कुछ जानकर विराट विक्रम सिंह ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है। हरामी राजा महेंद्र सिंह ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर हमें उसके लिए दया करना उचित तो नहीं लगता है, लेकिन हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए सभी कैदियों के साथ उन्हें भी आज़ाद कर देते हैं और उनका जीता हुआ राज्य भी उन्हें लौटा देते हैं। राजा विराट विक्रम फूल कुमारी से इतना ज़्यादा प्रेम करने लगा था कि वह अपनी पत्नी का अनुरोध ठुकरा नहीं सका और महेंद्र सिंह व उनके परिवार को आज़ाद करके महेंद्रगढ़ का राज्य भी उन्हें लौटा दिया। अपने परिवार को वापस महेंद्रगढ़ जाने के लिए विदा करते हुए फूल कुमारी ने अपने पिता से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी,
आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। आपकी ठुकराई हुई बेटी फूल कुमारी हूँ और देखिए, मेरे भाग्य ने आज भी मुझे सारे सुख प्रदान कर रखे हैं। आप भी बेशक मेरी वजह से ही फिर से अपना पुराना सुख भोगने जा रहे हैं, परंतु जरा बतलाइए तो इसके पीछे किसका भाग्य है? मेरा भाग्य नहीं, नहीं नहीं, तेरा भाग्य। महेंद्र सिंह हड़बड़ाकर बोला। फूल कुमारी हंसी और फिर बोली, पिताजी, ईश्वर हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग लिखता है, सबके भाग्य का बंटवारा वही करता है। आपने मेरे पति की कैद में अब तक जो भी कुछ भोगा वह आपका भाग्य था, और जो आपने मुझे अपने महल से दुत्कार कर निकाल दिया था वह मेरा भाग्य था। इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। रानी तिलोचना और फूल कुमारी की सभी बहनें बरसों के बाद फूल कुमारी को अपने सामने पाकर उससे लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। महेंद्र सिंह भी सिर झुकाए आंसू बहा रहा था, किंतु अपनी सबसे छोटी बेटी के प्रति किए गए अपराध की शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इस दुनिया में हर कोई अपने भाग्य की रोटी खाता है, और भाग्य प्रबल हो तो एक भिखारिन भी रानी बन सकती है, और भाग्य यदि ठोकर मारे तो एक राजा भी गुलाम या कैदी बन सकता है। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतलाएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।